30 जून को महाराष्ट्र की सियासत में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। पिछले 10 दिनों से महाराष्ट्र में जो सियासी ड्रामा चल रहा था उसका अंत उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के साथ खत्म हो गया था। लेकिन गुरुवार का दिन देवेंद्र फडणवीस पर भारी पड़ गया। फडणवीस जीती हुई बाजी हार चुके थे। अपनी जीत का जश्न मनाने वाले देवेंद्र फडणवीस की खुशी छूमंतर हो चुकी थी। उद्धव सरकार को गिराने के लिए पिछले 2.5 साल से मेहनत कर रहे फडणवीस को बीजेपी ने बलि का बकरा बना दिया। उनके पर कतर दिए गए और बना दिया डिप्टी सीएम, यानी महाविकास आघाड़ी सरकार के गिराने की एवज में उन्हें दी गई नंबर 2 की कुर्सी। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट बीजेपी की जीत या फजीहत में बहुत बहुत स्वागत है। इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनाए गए देवेंद्र फडणवीस की। महाराष्ट्र में खेला करने वाले फडणवीस के साथ हो गया खेला। क्या अमित शाह की साजिश का शिकार हुए फडणवीस? क्या पीएम मोदी से नजदीकियों का भरना पड़ा हर जाना? इन्हीं सवालों के जवाब देंगे इस रिपोर्ट में। क्या बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाकर उनके पर कतर दिए हैं? अगर पूरी घटना को देखें तो यही लगता है। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कई दिनों से जारी सियासी संग्राम में गुरुवार शाम जो कुछ हुआ है उसके बाद तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी हैरान हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने पहले एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। फडणवीस के इस फैसले ने भी राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था, लेकिन इसके कुछ देर बाद जो कुछ हुआ वो और ज्यादा चौंकाने वाला था। शाम को करीब 7:30 बजे एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस शपथ ग्रहण के बाद अब बीजेपी और फडणवीस को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या हैं वो सवाल? चलिए आपको हम बताते हैं। फडणवीस के डिप्टी स्पीकर बनने के बाद उठ रहे हैं ये सवाल। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक बीजेपी का यह फैसला देवेंद्र फडणवीस को कमतर आंकने जैसा है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि फडणवीस ने मीडिया में कहा कि वो सरकार में नहीं रहेंगे। हर जगह यही खबर गई कि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाकर मीडिया को संदेश दिया कि नहीं, फडणवीस जो कह रहे हैं वो गलत है। तो क्या केंद्रीय नेतृत्व और फडणवीस के बीच कोई तालमेल नहीं था? फडणवीस सत्ता में शामिल नहीं होने का फैसला ले रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व को इसके बारे में कुछ पता नहीं। बीजेपी के इस फैसले के पीछे की रणनीति कुछ और है। एकनाथ शिंदे पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, यानी उनके पास अभी सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। ऐसे में गठबंधन सरकार में संतुलन स्थापित करना और बागी विधायकों को एकजुट करके रखना एकनाथ शिंदे के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता था। इसलिए बीजेपी ने तय किया कि देवेंद्र फडणवीस इस सरकार का हिस्सा बने। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 2024 में होंगे, यानी इन चुनावों में अब सिर्फ 2.5 साल का वक्त बचा है। इसलिए सरकार और संगठन के स्तर पर विचारधारा से कोई समझौता ना हो और सरकार में बीजेपी का भी प्रभाव बना रहे, इसलिए देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी दी गई है। देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाने से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाराज होने का खतरा था। इस वजह से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद सामने आकर इस बात का ऐलान किया कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनेंगे। चलिए एक नजर अब देवेंद्र फडणवीस की जिंदगी के सफर पर भी डाल लेते हैं। नागपुर के मेयर से मुख्यमंत्री और फिर उप मुख्यमंत्री तक का सफर। देवेंद्र फडणवीस का जन्म नागपुर के ब्राह्मण परिवार में हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर से लॉ की डिग्री हासिल की। इसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। बर्लिन से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स भी किया। 90 के दशक में राजनीति में प्रवेश करने वाले फडणवीस का परिवार पहले से ही राजनीति में था। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2 बार कॉर्पोरेटर चुने गए। उनके पिता जनसंघ के नेता थे और उनकी चाची शोभा फडणवीस बीजेपी शिवसेना की पहली सरकार में मंत्री थी। 1997 में वो नागपुर के मेयर थे। पहली बार 1999 में राज्य विधानसभा के लिए चुने गए। फिर 2005 में देवेंद्र फडणवीस की शादी अमृता फडणवीस से हुई। दोनों की एक बेटी है जो मुंबई में पढ़ रही है। अमृता एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करती हैं। जब देवेंद्र फडणवीस शपथ ले रहे थे उस वक्त उनके चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा सकती थी। शायद वो भी नहीं जानते थे कि बीजेपी नेतृत्व उनके साथ धोखा करेगा। इस धोखे के जख्म भले ही आज नजर ना आ रहे हों, लेकिन कुछ वक्त के बाद महाराष्ट्र की सियासत में इसका असर जरूर पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस ने अपने दुख पर पर्दा डालने के लिए ट्वीट का सहारा लिया। फडणवीस ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रामाणिक कार्यकर्ता के नाते पार्टी के आदेश का मैं पालन करता हूं। जिस पार्टी ने मुझे सर्वोच्च पद तक पहुंचाया उसका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है।
फडणवीस ने अब अपने दर्द को इस ट्वीट के जरिए कम करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने से महज 3 घंटे पहले उन्होंने राजभवन से घोषणा की थी कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन इसके बाद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे अलग फैसला लिया। फडणवीस के सरकार में शामिल नहीं होने की घोषणा के तुरंत बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके लिखा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला किया है कि भाजपा को सरकार का हिस्सा होना चाहिए, इसलिए हमने देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाने का अनुरोध किया है। वैसे जो शख्स पिछले 2.5 साल से मुख्यमंत्री का सपना पाले बैठा हो और उसे झुंझुना पकड़ा दिया जाए तो इससे बड़ी और फजीयत क्या हो सकती है। फिलहाल फडणवीस भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या करें। महाराष्ट्र के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे फडणवीस को जब 2019 में इस्तीफा देना पड़ा था, उस वक्त उन्होंने एक ट्वीट किया था जो उनकी कहानी बताने के लिए काफी है। उन्होंने लिखा था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस का एक तरह से इस बार महाराष्ट्र में डिमोशन कर दिया गया। महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी का दोबारा दखल बढ़ने वाला है। इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे हैं। फडणवीस चाहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, वो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री पद पर क्यों राजी हो गए? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? महाराष्ट्र की राजनीति के जो जानकार हैं उनके मुताबिक फिलहाल एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर देवेंद्र फडणवीस शिवसेना को और कमजोर करना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो बाकी के जो कार्यकर्ता अभी उद्धव ठाकरे के साथ हैं उनका भी मन डोल सकता है। 2019 में इसी मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे से उनकी बात नहीं बनी थी। आज वही मुख्यमंत्री पद बीजेपी ने शिवसेना की झोली में डाल दिया। हो सकता है लोकसभा चुनाव तक बीजेपी सारी संभावनाएं खुली रखना चाहती है। महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी की वापसी का श्रेय देवेंद्र फडणवीस को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। अगर कोई इस नई सरकार का क्रेडिट देवेंद्र फडणवीस को देता है तो फिर मध्य प्रदेश, असम में, गोवा में, अरुणाचल में हर जगह के सीएम को क्रेडिट देना होगा। लेकिन बीजेपी नेतृत्व के इस फैसले ने महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के पर कतर दिए हैं। अब सवाल यह है कि इस फैसले को भले ही आज आलाकमान का फैसला मानकर फडणवीस ने मान लिया हो, लेकिन इस एक फैसले से फडणवीस की जितनी फजीयत हुई है उतनी फजीयत तो 2019 में भी नहीं हुई थी। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से यह फैसला फडणवीस पर थोपा है उसके बाद आने वाले चुनावों में बीजेपी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में फडणवीस के समर्थक तो यहां तक बोल रहे हैं कि अगर डिप्टी सीएम बनना था तो 2019 में बन जाते, इतने पापड़ तो नहीं बेलने पड़ते। लेकिन इस सियासी घटना ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की इमेज को और मजबूत किया है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और देखते रहें डीबी लाइव। नमस्कार।